हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। अब पहली बात तो ये है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस का आप कहते हैं वो कौन से होते हैं और किस प्रकार से आते हैं, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो वैसे इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है कि एक आज्ञार्थक वाक्य, मतलब आज्ञा देने वाला, ऑर्डर देने वाला या पोलाइटली रिक्वेस्ट करने वाला, नम्रता पूर्वक आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में वैसे आपके सब्जेक्ट नहीं होता है, आपका जो सेंटेंस होता है वो या तो डू या डू नॉट से या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, ये पास्ट या फ्यूचर टेंस में नहीं होंगे आप। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं, जिसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ये निम्न प्रकार से आरंभ होते हैं। किस प्रकार से आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो सकते हैं, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा डू या डू नॉट से भी प्रारंभ हो सकते हैं, हो सकता है सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, डू या डू नॉट आके आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। तीसरा प्लीज या काइंडली। अब किसी से पोलाइटली हम रिक्वेस्ट करते हैं, नम्रता पूर्वक हम किसी से निवेदन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं स्टार्टिंग के अंदर? प्लीज या काइंडली। ठीक है, तो प्लीज या काइंडली से भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। चौथा लेट से भी आपके इम्परेटिव सेंटेंस प्रारंभ हो सकते हैं। इस तरह से चार प्रकार से, इस 4 टाइप से आपके इम्परेटिव सेंटेंस आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने के लिए आ सकते हैं। अब इनका इनडायरेक्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं और इनके कौन कौन से नियम हैं उसके बाद समझ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखिए आगे। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय हम कौन कौन से नियम, कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम है, पहला रूल है कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप जिस वर्ड को काम में लेते हैं उसे बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपके डायरेक्ट के अंदर, जब हम दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपके इन्वर्टेड कॉमास में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तब आप दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका? इफ या वेदर का। लेकिन अगर आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके इम्परेटिव सेंटेंस है, तब आप कनेक्टिव वर्ड के रूप में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप टू का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव वर्ड मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग किया जाता है। तथा टू के बाद अब कनेक्टिव वर्ड आ गया टू। ठीक है, अब टू के बाद क्या आएगा भाई? तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया जिसे आप कहते हैं मेन वर्ब, उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपको टेंस नहीं बदलना है। ठीक है, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेनी है। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि जैसे अंदर मान लीजिए तो प्रोनाउन आ जाता है, तो प्रोनाउन को हम पहले की भांति, जैसा कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिस प्रकार से हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी प्रोनाउन तो चेंज होंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है इनडायरेक्ट में। ठीक है, अच्छा दूसरा नियम है बाहर वाले वाक्य में, अब बाहर की तरफ जो आपके रिपोर्टिंग क्लॉज होता है उसमें सैड या सैड टू के स्थान पर
सेंटेंस का भाव देख करके निम्न में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा वर्ब हम काम में लेंगे सैड या सैड टू के स्थान पर, उसके लिए आपको सेंटेंस का भाव देखा जाता है कि सेंटेंस का भाव किस प्रकार से है। इसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर आपको कोई सलाह दी जा रही है, मतलब एडवाइस दी जा रही है। ठीक है, तो उस भाव के अनुसार हम इनमें से कोई वर्ड काम में लेते हैं। सैड या सैड टू, ये तो आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ होगा, और जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको हटा करके इनके स्थान पर या तो ऑर्डर करेंगे, ठीक है, आदेश देना, या फिर रिक्वेस्ट क्या हो सकता है, मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर एडवाइस करना, मतलब सलाह देना। ठीक है, इनमें से कोई वर्ड हम काम में लेंगे। ठीक है, इसके स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान पर बाहर वाले वाक्य में। ठीक है, अब नोट एक इसमें विशेष बात यह है, यदि अंदर वाले वाक्य का भाव स्पष्ट ना हो, अगर आपको ये ज्ञात नहीं हो पाए कि भाई हम इसमें ऑर्डर लगाएं, रिक्वेस्ट लगाएं या एडवाइस लगाएं, अगर आपको उसका भाव ज्ञात नहीं हो पाए तो आप सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कहना, मतलब कहा गया। तो आप इनके स्थान पर सैड या सैड टू के स्थान क्या कर सकते हैं, आस्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमें भाई भाव कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, देख लीजिए आप। देखो हाँ भाई, अब देखिए, यदि बाहर सब्जेक्ट के रूप में निम्न शब्द हो, इनमें से कोई शब्द बाहर वाले वाक्य में हो, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जैसे ऑफिसर, कलेक्टर, कैप्टन, जज, टीचर, तो ये सब्जेक्ट के रूप में अगर ये वर्ड आ जाए, सीधी सी बात है, ये कौन लोग होते हैं, आदेश देने वाले। ये आपको हमेशा आदेश देने वाले होते हैं। ऑफिसर हमेशा अपने कर्मचारियों को एक आदेश देता है जनरली, कलेक्टर आदेश देने का काम करेगा, कैप्टन आदेश देने का काम करेगा, जज ये भी आपके आदेश देता है, और टीचर ये आपको आदेश भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई शब्द हो तो जनरली हम सैड के स्थान पर या सैड टू के स्थान पर क्या करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, क्या करते हैं, ऑर्डर, मतलब वो आदेश देने का काम करते हैं जनरली, अगर ये वर्ड आपके सब्जेक्ट के रूप में हो तो बाहर वाले वाक्य। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे दूसरा, अगर आपके बाहर वाले वाक्य में, मतलब बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के अंदर डॉक्टर आ जाए, फादर आ जाए, मदर आ जाए या टीचर आ जाए, तो जनरली ये शब्द अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं तो भाई ये आपको क्या करेंगे, सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। क्या देंगे आपको, एडवाइस। जब हम जनरली सैड या सैड टू को स्थान पर हम क्या करते हैं, एडवाइस, मतलब सलाह देना, तो वो आपको क्या देते हैं, सलाह। अब देखिए मैं टीचर यहाँ भी किया, टीचर मैंने यहाँ भी किया। ठीक है, तो टीचर आपको ऑर्डर भी दे सकता है और टीचर आपको सलाह भी दे सकता है। जैसे आपको क्लास में कोई टीचर ये कहता है कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ठीक है, तो वो एक आदेश हो गया कि टीचर ने आपको क्लास से बाहर जाने के लिए कहा। अब टीचर आपको ये भी कह सकता है कि आपको करना चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये क्या होगा, ये सलाह होगी, एडवाइस होगी। तो टीचर दोनों तरह से हो सकता है, एडवाइस के रूप में भी हो सकता है और ऑर्डर देने के रूप में भी आपके हो सकता है। तो आपको इस जगह पर सेंटेंस का भाव देखना है कि टीचर आपको एडवाइस दे रहा है या आपको आदेश दे रहा है, मतलब ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे ऑर्डर या एडवाइस सब काम में लेना है। ठीक है, तो टीचर दोनों काम कर सकता है। देखिए, अब यदि आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है उसमें अगर प्लीज या काइंडली हो, प्लीज शब्द आ जाए या काइंडली शब्द आ जाए, तब आपको सैड के स्थान पर क्या करना, रिक्वेस्ट क्या करना, मतलब इसको सैड या सैड टू को हटाकर के इसके स्थान पे आपको रिक्वेस्टेड करना है। ठीक है, कर लोगे, इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे और लिंक देखते हैं, तो समझ आ गया, नोट कर लो आप चाहे तो। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलना।
ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको टेंस चेंज नहीं करना, केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में काम में लेनी है, ठीक है। तो आपको टेंस तो नहीं बदलना, लेकिन जब आपको प्रोनाउन को आपको चेंज करना था, यदि आपके अंदर वाले वाक्य में कोई प्रोनाउन हो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको नियम बताया था किसी क्लास के अंदर, साधारण वाक्यों में प्रोनाउन किस प्रकार चेंज करते हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया था SON, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो उसमें नो चेंज, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर कोई प्रोनाउन आपके हो तो केवल आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं इस फार्मूले के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है, जबकि टेंस नहीं बदलना। चौथा नियम देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का एक फार्मूला बताया मैंने आपको, जिससे आपको बड़ी ही आसानी होगी आपको इनडायरेक्ट बनाने में। सबसे पहले बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट एडजेक्टिव लिख देंगे, फिर आपके सैड या सैड टू के स्थान पर इनमें से कोई हम शब्द काम में लेंगे, इनमें कोई वर्ड काम में लेंगे। हो सकता है यहाँ पे ऑर्डर आ जाए, हो सकता है रिक्वेस्टेड, या हो सकता है एडवाइज आ जाए, और अगर आपको कुछ भी ज्ञात नहीं हो तो आप आस्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बाहर वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब अगर कई बार आपके नॉट शब्द आता है, नॉट या नेवर, नॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब भी नहीं, कभी नहीं। तो अगर इनमें से कोई शब्द हो नॉट या नेवर में से, तो इनको हम टू से पहले लगाते हैं। इससे पहले, टू से पहले, इसलिए मैं लिखा नॉट या नेवर, यदि हो तब आपको नॉट या नेवर आपके सेंटेंस नहीं लिखना। फिर कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के अर्थ में हम जिस वर्ड को काम में लेते हैं वो कौन सा होगा, कनेक्टिव वर्ड टू, यहाँ पे होगा टू। फिर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, केवल आपको मेन वर्ड के फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेनी है, ठीक है। इसके बाद शेष वाक्य प्रोनाउन चेंज करते हुए, जनरली जैसे हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, अगर कोई हो प्रोनाउन तो चेंज कर देना, अगर प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा हो तो शेष जो आपका बचा हुआ वाक्य है तो एडजेक्टिव लिख देंगे, और इस प्रकार से आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस तैयार हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आज की क्लास में पहले वो एग्जाम्पल देखेंगे जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो इम्परेटिव सेंटेंस है उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। हम देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, ठीक है, देखिए देखिए कुछ इम्परेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके डायरेक्ट के अंदर, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को मतलब मरीज को कहा टेक लाइट फूड, ठीक है, मतलब हल्का भोजन लेने के लिए। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम, देखिए द डॉक्टर सब्जेक्ट के तौर पर क्या है, डॉक्टर। अब डॉक्टर भाई आपको ऑर्डर तो दे नहीं सकता, डॉक्टर आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, आपको केवल सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, ठीक है। इसलिए हम द डॉक्टर ऐसे लिख दिया। अब जो सैड टू दिया हुआ है, सैड टू, इसके स्थान पर करेंगे एडवाइज, क्योंकि डॉक्टर आपको सलाह दे सकता है, आपको ऑर्डर नहीं देगा। तो यहाँ पर एडवाइज द पेशेंट, ऐसे कैसे। अब कनेक्टिव वर्ब, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हमने टू का प्रयोग किया है और इस इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पहले से फर्स्ट फॉर्म ही है मेन वर्ब की टेक, तो हमने दिया है टेक लाइट फूड। इसके अंदर कोई भी प्रोनाउन है नहीं जो चेंज होने वाला हो, प्रोनाउन ने दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने बाकी बचा हुआ सेंटेंस ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। और कलेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग किया है, और सैड टू के स्थान पर हमने क्या किया, एडवाइज किया, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर है सब्जेक्ट के तौर पर और डॉक्टर आपको सलाह देता है इसलिए। अब दूसरे सेंटेंस पर जाइए, द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू योर वर्क, ठीक है, अपना काम करने के लिए।
तो भाई जो टीचर है सब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ पे टीचर आपको आदेश दे रहा है, आपको कह रहा है कि भाई आप अपना काम करो। ये आदेशात्मक वाक्य हो गया, एक तरह से आदेश देने का काम कर रहा है यहाँ पे टीचर। लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया। इसलिए यहाँ पर सैड हम क्या करेंगे, ऑर्डर। यहाँ पे टीचर आपको सलाह नहीं दे रहा, टीचर आपको आदेश दे रहा इस सेंटेंस के अंदर। तो मी के बाद आप कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डू है, ये जो डू जो आपके शब्द आ रहा है, ये मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में आया। डू का अर्थ होता है करना, ठीक है, किसी कार्य को करना। तो करने के लिए भी हम डू का प्रयोग करते हैं, और डू का प्रयोग आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। अगर डू के साथ नोट भी आ जाता, डू नोट हो जाता, इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा आपको कि अगर डू नोट होता तब हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी डू मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, ठीक है। मेन वर्ब की जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ डू का प्रयोग किया गया है। डू योर वर्क, इस तरह से ये जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला सेंटेंस है यहाँ पर। अब यहाँ पे टू कनेक्टिव वर्ड के रूप में आएगा। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, डू, डू माने करना, तो इसलिए डू का डू रहेगा, ऐसे कैसे डू। अब यहाँ पे एक प्रोनाउन है योर, क्या प्रोनाउन है, योर। अब ये कौन सा प्रोनाउन है भाई, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मी दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो योर है ये संबंध बताने वाला शब्द है। अब मी वाली लाइन में जो मी के रिश्तेदार होते हैं, मी के रिश्तेदारों में संबंध बताने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो कौन सा होता है, माई होता है, ठीक है। आई, माई, मी। तो जो आई होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर, माई होता है वो रिलेशन बताने के तौर पर, तो मी जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन आपको लोअर को चेंज करना मी के अनुसार, इसलिए मी वाली लाइन के अंदर मी के रिश्तेदारों में आपको संबंध बताने वाला शब्द देखना, वो होगा माई, इसलिए हमने योर के स्थान पे कर दिया माई, ठीक है। अब वर्ब ऐसे भी ऐसे एडजेक्टिव जैसे कोई दिक्कत है ना, कहता आपको प्रोनाउन अगर आपके कोई हो उसे साधारण वाक्य के अनुसार ही चेंज करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस पे आते हैं हम। डायरेक्ट सेंटेंस है आपकी, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठने के लिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसका इंडायरेक्ट आप देखिए, अब आपको मैंने ये कहा था कि आप फादर, मदर, डॉक्टर, ये केवल आपको सलाह दे सकते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माने चाहिए ना माने, ठीक है। वो आपको केवल एडवाइस दे सकते हैं। यहाँ लिखेंगे माई फादर, ऐसे कैसे सब्जेक्ट के तौर पर क्या आता है यहाँ पे, माई फादर। अब सैड टू, इसके स्थान पर कर देंगे एडवाइस, क्योंकि फादर आपको केवल सलाह दे सकते हैं, इसलिए लिखा है यहाँ पे एडवाइज मी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे मी, कोई दिक्कत है अंदर, माई फादर एडवाइज मी। अब कनेक्टिव वर्ब के रूप में टू आ गया यहाँ पे। अब गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें फर्स्ट फॉर्म क्या है, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे गेट ऐसे कैसे रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे रहेगी। अब अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे कैसे, मैंने शेष जो सेंटेंस था उसको एडजेक्टिव जैसे कैसे लिख दिया, इसमें कोई भी प्रोनाउन नहीं है जो कि चेंज हो सके, ठीक है। कोई प्रोनाउन तो इसमें है नहीं, टेंस आपको बदलना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए शेष जो बचा हुआ वाक्य उसके एडजेक्टिव आपको लिखना है, और ये आपके फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे आपके आगे फर्स्ट फॉर्म में आपको दी हुई थी, और फर्स्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे काम में देख ली इसी कैसे। अब अगले सेंटेंस पे आते हैं, देखिए डायरेक्ट रूप में सेंटेंस दिया हुआ, ही सेड टू द सर्वेंट, उसने नौकर से कहा, ठीक है। यहाँ पे नौकर को हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो नौकर यहाँ पर सर्वेंट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर, ठीक है। तो ही सेड टू द सर्वेंट,
bring some fruits from the market. उसने नौकर से कहा कुछ फल लाने के लिए बाजार से। अब देखिए इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो ही ऑर्डर, भाई यहाँ पे नौकर को कह रहे हैं, मतलब सर्वेंट को हम कह रहे हैं। सर्वेंट को हम क्या करेंगे, आदेश दे सकते हैं, उसको हम सलाह नहीं देंगे, हालांकि सलाह भी देते हैं कभी कभार, लेकिन जनरली हम नौकर को क्या करेंगे, आदेश देंगे। सर्वेंट को हम आदेश देने का काम करते हैं, तो ही ऑर्डर द सर्वेंट, नौकर को आदेश दिया। अब कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या आएगा, टू, यहाँ पे आ गया टू। अब यहाँ पे जनरली आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो यहाँ पे ब्रिंग मतलब लाना, तो ये ब्रिंग ऐसे कैसे लिख दिया, BRING ऐसे कैसे फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में आपको दी हुई थी ऐसे कैसे। बाकी शेष सेंटेंस में ऐसे कैसे यहाँ पे नोट कर लेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ब्रिंग सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, इसमें कोई भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, सॉरी प्रोनाउन कोई भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम प्रोनाउन चेंज होगा नहीं, टेंस का बदलेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, वो प्रोनाउन कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। समझ में आया कोई दिक्कत है? तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।